नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पहले वीडियो में बताया था। जो तथ्य प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत के बच गए थे, उसे आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। अगर मेरा ये प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत का दूसरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम चलते हैं पॉइंट पर। प्राचीन भारतीय साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो प्राचीन भारतीय साहित्य हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक धार्मिक साहित्य, दूसरा धार्मिकेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ इत्यादि आते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है। वेदों का संकलन कर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों का संकलन कर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट, वेदों के मुख्यतः चार भाग हैं। वेदों के मुख्यतः चार भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यावर्त, उपनिषद। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। नीतिसार की रचना कामोदक ने की थी। पुराणों की मुख्यतः संख्या 18 है। जो पुराण हैं, उनकी संख्या मुख्यतः 18 है। इसमें मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण संभवतः प्राचीन पुराण है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत दूसरा प्रमुख महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत दूसरा प्रमुख महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक
है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक 3 है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटकों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। त्रिपिटकों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। जातकों में बौद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। जातकों में बौद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट, दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर और दिव्यावदान है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर और दिव्यावदान है। मिलिंद पन्हो एक अन्य प्रमुख बौद्ध साहित्य है, जो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। मिलिंद पन्हो एक अन्य प्रमुख बौद्ध साहित्य है, जो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, वह कल्पना पर आधारित नहीं है। ये 16 महाजनपद उस समय वस्तुतः विद्यमान थे। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। आचारांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। आचारांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है।
परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है या कुछ प्रकाश पड़ता है। नया धम्म कहाँ में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। नया धम्म कहाँ में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। उवासक दशाओं में उपासकों के जीवन संबंधी नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला, परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। अगला, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। अगला, अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध दरबारी राजनीतिज्ञ, पुरोहित व प्रधानमंत्री कौटिल्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध दरबारी राजनीतिज्ञ, पुरोहित व प्रधानमंत्री कौटिल्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। यह मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की अच्छी जानकारी देता है। सोमदेव सूरी के नीति वाक्यामृत से समकालीन राजनीति पर प्रकाश पड़ता है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक से शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। शूद्रक के मृच्छ कटिकम से महाजनपद कालीन जानकारियां प्राप्त होती है। विदेशी विवरणों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: यूनानी, चीनी, तिब्बती एवं अरबी। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। हेरोडोटस के ग्रंथ का नाम हिस्टोरिका है। हेरोडोटस के ग्रंथ का नाम हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका से भारत फारस संबंध की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज फारस और बेबीलोन के यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। टालेमी ने दूसरी सदी ईस्वी में भारत का भौगोलिक वर्णन लिखा। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। सुलेमान 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था और उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।